साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं वृद्धि और विकास के सिद्धांत। लगभग मैंने सभी पुस्तकों में जो सिद्धांत दिए थे उनको इस वीडियो में डालने का प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो प्रत्येक प्राणी में अभिवृद्धि और विकास अपनी जाति के अनुसार एक निश्चित पैटर्न पर आधारित होता है। जैसे संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं का विकास का प्रतिमान एक ही होता है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अभिवृद्धि और विकास अपनी जाति के अनुसार, जाति से आशय यहाँ पर कास्ट से नहीं है, जाति मतलब पूरी मानव जाति। जैसे यदि मानव जाति का विकास होगा तो मानव जाति के अनुसार ही होगा। जैसे एक बच्चे का, मानव के बच्चे का विकास होता है, वह जन्म लेता है, उसके 2 पैर, 2 हाथ, आँख, नाक, कान, जो चीज़ें होती हैं वो सभी संसार के सभी मानवों में समान होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक हिस्से में अलग प्रकार से विकास हो जाए और एक हिस्से में अलग प्रकार। जैसे कुत्ता है तो कुत्ते का अपनी जाति के अनुसार विकास होगा, गाय का अपनी जाति के अनुसार। मतलब प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक प्राणी में अभिवृद्धि और विकास की एक अपनी जाति के अनुसार एक निश्चित पैटर्न होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यही है। फिर अगला देखेंगे हम सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रिया प्रत्येक प्राणी में सामान्य से विशिष्ट की ओर गमन करती है। इनने यहाँ सीधा सीधा बताया है कि पहले हम सामान्य चीज़ें करना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम उनमें विशिष्टता हासिल करते हैं। जैसे आप एक सामान्य सा उदाहरण लीजिए, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले हम सामान्य धीरे धीरे या आराम आराम से डर डर के चलाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हम बहुत प्रयास के बाद बहुत अच्छे से चलाना सीख जाते हैं तो उसको हम आड़ा टेढ़ा, तिरछा करना, तेज चलाना, ये चीज़ें भी सीख जाती हैं, ये विशिष्टता में आ जाती हैं। तो ऐसे ही इस सिद्धांत में क्या होता है कि जैसे कोई बालक है तो पहले पूरे शरीर को चलाता है, फिर वह बाहों को घुमाता है, उसके बाद वह वस्तुओं को पकड़ना सीखता है। मतलब डायरेक्ट हम पकड़ना नहीं सीखते कि सीधा हम विशिष्टता से आ जाए। पहले हम सामान्य चीज़ें सीखेंगे, जैसे पूरी बाह हिलाता है एक बच्चा जन्म के बाद कुछ समय पश्चात, फिर उसको कलाई को हिलाना सीखता है, फिर उसके बाद उंगलियों का प्रयोग करके वस्तु को पकड़ना या उसको उठाना सीखता है। अगला सिद्धांत है हमारा सिर से पैर की ओर सिद्धांत, जिसे हम सेफेलोकोडल भी कहते हैं। ध्यान रखना, इससे प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि सिर से पैर की ओर का सिद्धांत, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह भी आ सकता है सेफेलोकोडल, और इसके अन्य नाम भी हैं ऊपर से नीचे की ओर सिद्धांत या मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। इसमें क्या होता है, प्रत्येक प्राणी में अभिवृद्धि और विकास सिर से प्रारंभ होकर नीचे की ओर, पैरों की ओर गमन करता है। सामान्य सा आशय है, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जन्म के कुछ समय पश्चात गर्दन को हिलाना सीखता है, गर्दन पर नियंत्रण करना सीखता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने बाहों, हाथ, पैरों, हाथ को चलाना सीखता है। फिर अपने अन्य हिस्से, उधर हो गया, अपने धड़ को चलाना सीखता है। फिर सबसे अंत में वह पैरों पर नियंत्रण कर पाता है, चलना सबसे आखिरी में सीखता है। तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि सिर से पैर की ओर हम अपना विकास करते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा समीप से दूर की ओर का सिद्धांत। अभिवृद्धि विकास की दर एवं दिशा, दर मतलब उसकी क्वांटिटी, और दिशा तंत्रिका तंत्र के निकटवर्ती अंगों से होते हुए दूरवर्ती अंगों की ओर चलता है। मतलब तंत्रिका तंत्र के जो अंग समीप हैं उनका विकास ज़्यादा दर से होगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में होगा और जल्दी होगा और पहले होगा, और जो थोड़े दूर हैं उनका विकास कम, मतलब समय लगता है, बाद में होता है। जैसे कि तंत्रिका तंत्र के पास में सिर, मेरुरज्जु रहते हैं, धड़ रहते हैं, और सबसे दूर में क्या रहते हैं तंत्रिका तंत्र से? पैर। तो सबसे बाद में हमारे पैरों का विकास होता है, मतलब हम चलना सबसे अंत में सीखते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा सतत विकास का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से, मतलब कभी नहीं रुकती है, निरंतर चलती रहती है, परंतु यह गति कभी तीव्र होगी और कभी मंद होती है। अक्सर विकास में ऐसा रहता है कि शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है, फिर बाल्यावस्था में मंद हो जाता है, और फिर किशोर अवस्था में फिर तीव्र गति से विकसित होने लगता है। जैसे अचानक से दाढ़ी आ जाती है, बहुत जल्दी लंबाई बढ़ती है किशोर अवस्था में, एकाएक से बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और फिर प्रौढ़ अवस्था में फिर चीज़ें यह मंद हो जाती हैं। तो विकास सतत चलता रहता है, लेकिन कभी तीव्र चलेगा और कभी मंद हो जाता है। अगला सिद्धांत है हमारा विकास क्रम का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक मतलब मोटर संबंधी, जैसे हाथ पैर का नियंत्रण, हाथ से चीज़ों को पकड़ना, फेंकना, उठाना, ये गामक संबंधी विकास हो जाता है। और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे निश्चित क्रम से ऐसा कैसे होता है कि जैसे सबसे पहले जन्म के समय बालक केवल रोना जानता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ करने लगता है। फिर धीरे धीरे वह आनंद की ध्वनि, जब 6 से 7 माह का बच्चा हो जाता है तो जब हम उसको अचानक से डराते हैं, अचानक से उसके सामने आते हैं तो वह हंसता है, किलकारी मारता है, आनंद की ध्वनियाँ करने लगता है, चीखता है।
फिर जब बच्चा 7 माह का हो जाता है तो पा, वा और दा आदि ध्वनियों को प्रयोग करने लगता है। लेकिन यह चीज़ें सब एक क्रम में करता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे ने जन्म लिया और सीधा वाक्य बोलना शुरू कर दे, नहीं, पहले रोना सीखेगा, फिर कुछ आनंद की ध्वनियाँ करेगा, फिर छोटे छोटे वाक्यों को इस प्रकार से बोलना सीखता है, क्रम अनुसार होता है। ऐसे ही गामक संबंधी में भी ऐसे ही होता है कि भाई एक क्रम रहेगा कि पहले बच्चा डायरेक्ट चलना नहीं सीखता है, पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर खुचरता है, यहाँ से वहाँ खिसक खिसक के चलता है, बैठता है, फिर पकड़ के खड़ा होता है, फिर बिना सहारे के खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं होता कि पहले दौड़ना सीख जाए और फिर बैठना सीखे, तो एक क्रम के अनुसार होता है। अगला सिद्धांत है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करता है। पहले क्या होता है, कोई चीज़ों को वो संपूर्ण अंग को, जैसे सबसे पहले हमारे क्या होता है, जब हम कुछ समय पश्चात जो बालक रहता है सबसे पहले अपने पूरे हाथ को हिलाता है। जन्म के कुछ समय पश्चात हाथ को हिलाने के पश्चात वह कुछ उंगलियों को हिला पाता है, और फिर उसके बाद दोनों चीज़ों का एकीकरण करके हाथ को भी हिलाता है और किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है। तो यह क्या हो गया हमारा एकीकरण का सिद्धांत। इनसे किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, तो ऐसा है कि यदि उनने प्रश्न इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि बालक पहले पूरे हाथ को और फिर उंगलियों को, फिर दोनों को एक साथ उपयोग करके किसी चीज़ को पकड़ता है, तो बालक किस विकास का सिद्धांत का उपयोग कर रहा है। तो आपको अगर यदि सिद्धांत पता होगा और थ्योरी पता होगी तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिद्धांत या इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। जैसे एक प्रश्न वो बना देंगे कि एक बालक सबसे पहले सबसे पहले शरीर को खिसका कर चलता है, फिर वह बैठना सीखता है, उसके बाद वह चलना सीखता है और दौड़ना सीखता है, तो वह विकास के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं क्रम का सिद्धांत का, क्रम वाइज इसका विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से इनसे प्रश्न बनते हैं। अगला है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। भाई क्या होता है कि विकास के जो हर पहलू का आपस में संबंध होता है। जैसे यदि आपका शारीरिक विकास हो रहा है तो उसका संबंध मानसिक विकास से भी रहेगा, सामाजिक विकास से भी रहेगा, संवेगात्मक मतलब संवेग, रोना धोना, रोना हो गया, हंसना हो गया, क्रोध, गुस्सा, भय, ये संवेगों में आते हैं, तो इन सभी से रहेगा। यदि आप शारीरिक विकास बढ़िया है तो अन्य विकास भी सही रहते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, इन्होंने बताया है कि एक बालक का शारीरिक विकास हो रहा है, मतलब जैसे वह खिसक खिसक के चल रहा है या बैठ के चल रहा है, तो उसके साथ साथ अन्य चीज़ों का भी विकास होता है। जैसे कोई बच्चा जब खिसक के चलता है तो आसपास पड़ी हुई चीज़ों को देखता है, उन्हें छूता है, उनको जानने का प्रयास करता है, तो उनकी अन्य रुचि, अन्य चीज़ों का विकास, नैतिक विकास, इन सबका साथ साथ में विकास होता रहता है। अगला है हमारा विभिन्नता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार भाई प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वरूप होगा, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता को होना स्वाभाविक है। भाई भिन्नता, सभी के विकास में भिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे यदि आप चाहे 2 समान उम्र के लड़के ले लो या 2 समान आयु की लड़कियां ले लो या एक लड़का एक लड़की ले लो या जुड़वा बच्चों को भी ले लो, तो उनके विकास में आपको भिन्नता मिलेगी। दोनों पूर्ण रूप से एक समान नहीं रहते हैं। कोई ज़्यादा विकसित हो जाएगा, किसी में विकास तीव्र गति से होगा, कोई बुद्धि में ज़्यादा रहेगा, कोई बुद्धि में कम रहता है, कोई शारीरिक रूप से ज़्यादा बलवान रहेगा, कोई कमज़ोर रहेगा। सबके विकास में भिन्नता देखने को मिलती है। अब यह भिन्नता 2 प्रकार से आधारित मिलती है। एक अवस्था आधारित भिन्नता होती है, दूसरा लैंगिक आधारित। अवस्था आधारित भिन्नता कैसी होती है, तो मैंने आपको बताया था शैशव अवस्था में जो हमारा विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। जैसे बच्चा शुरू के कुछ सालों में जल्दी बढ़ता है, मस्तिष्क का विकास लगभग 70 से 80% हो जाता है शुरू के काल में, जल्दी उसकी हाइट बढ़ती है, वजन बढ़ता है, और बाल्य अवस्था में ये सब चीज़ें मंद हो जाती हैं। फिर आती है हमारी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में फिर तीव्र हो जाता है विकास, जैसे एकाएक हाइट बढ़ जाती है, अचानक दाढ़ी आ जाना, अचानक वजन का बढ़ जाना, लंबा हो जाना, और फिर प्रौढ़ अवस्था में ये सब चीज़ें फिर से मंद हो जाती हैं, फिर हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। तो इसमें क्या होगा, भिन्नता हो गई कि नहीं। शैशव अवस्था में तीव्र गति से विकास हो रहा है, लेकिन बाल्य अवस्था में स्लो गति से, मतलब विकास में अवस्था आधारित भिन्नता आ गई। फिर दूसरा है हमारा लैंगिक आधारित भिन्नता। तो लैंगिक आधारित क्या होता है कि जब लड़कियां और लड़कों में जो मतलब अपना विकास होता है वो अलग अलग रूप से होता है। जैसे लड़कियों में शैशव अवस्था और बाल्यावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन लड़कों में जो होता है किशोर अवस्था में विकास तीव्र गति से और जीवन काल में तीव्र गति से देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कि लड़का अचानक से 10वीं मतलब जब 17 या 16 साल का होता है तो अचानक से जल्दी विकसित होने लगता है, लेकिन लड़कियां 12 से 14 वर्ष की उम्र में ही जल्दी विकसित होने लगती हैं। अगला है हमारा समान घटकों का सिद्धांत। तो विकास की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के घटकों से मिलकर बनती है, घटकों से मिलकर। घटक से आशय है, जैसे एक मकान बनाते हैं तो उसमें ईंट,
सीमेंट, रेत, बालू, बजरी, ये सब चीज़ उसके घटक हो गए। कोई भी चीज़ बन रही है तो ये घटक प्रत्येक मकान में जो रहेंगे ये घटक सेम ही रहेंगे लगभग। ऐसा नहीं होगा कि एक मकान पत्थर से बन जाए और एक मकान फोम से बन जाए, सबके घटक एक से रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो विकास होता है उसके घटक एक से रहते हैं। ये घटक कौन से हो गए? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषा और कला तथा नैतिक। इनसे एक प्रश्न भी बन सकता है कि भाई वे ऑप्शन में दे दें या एक प्रश्न पूछ लें कि हमारे विकास के घटक कौन सा नहीं है। तो इनमें से 4 ऑप्शन 3 दे देंगे और एक चौथा नहीं देंगे, तो हमें वो टिक करना पड़ेगा। या ऐसा ही पूछ सकते हैं कि कौन हमारा विकास का एक घटक है, तो 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से एक को हमें टिक करना पड़ेगा। अगला है हमारा विकास की संचिता या पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी एक अवस्था के गुण पुनः दूसरी अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। सीधा सा आशय है हमारा विकास अवस्थाओं में अलग अलग होता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। तो इन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो हमारे शैशवावस्था के गुण रहेंगे वो हमें वापस किशोर अवस्था में पुनः विकसित होते हैं या सेम रहते हैं, रिपीट होते हैं। और जो बाल्यावस्था के गुण रहते हैं वो हमारे प्रौढ़ अवस्था में रिपीट होते हैं। जैसे शैशवावस्था में कौन से गुण रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं या इनकी विशेषताएं भी है। जैसे शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला है हमारा अंतर्मुखी प्रवृत्ति। अंतर्मुखी से आशय क्या हो जाता है, इसमें बालक आत्म मतलब स्वयं में खोया रहता है। जब बच्चा 0 से 6 वर्ष का रहता है या 0 से 3 से 4 वर्ष का बालक, वो अकेले खेलना पसंद करता है, उसको ज़्यादा शोर शराबा भीड़ भाड़ पसंद नहीं रहती, स्वयं में रहता है। काल्पनिकता रहती है छोटे बच्चों में कि भाई ये गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलना, उनकी शादी वगैरह कराना, घर घर खेलना, तो एक काल्पनिकता रहती है। फिर उसके बाद होता है काम प्रवृत्ति की अधिकता और साथ में विषम लिंगी आकर्षण। विषम लिंगी आकर्षण क्या होता है, जब बच्चा छोटा रहता है तो लड़का माँ के प्रति ज़्यादा आकर्षण रहता है और लड़की का पिता के प्रति ज़्यादा आकर्षण रहता है। और यही सब जो रहते हैं सेम की चीज़ें हमें किशोर अवस्था में विकसित हो जाती हैं। जैसे अंतर्मुखी प्रवृत्ति की हम किशोर अवस्था में भी हो जाती है, समाज से ज़्यादा संबंध नहीं रहता। बच्चा जब 16-17 की उम्र में खुद से मतलब रखता है, खुद में चिंतन करता रहता है और कल्पना में जीता है कि यदि हमारी लॉटरी लग जाए तो हम ये कार खरीदेंगे, ये चीज़ करेंगे, इस प्रकार से। बाकी अब हमारे बाल्यावस्था की विशेषता है, तो बाल्यावस्था में क्या रहता है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति आ जाती है। बहिर्मुखी मतलब बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, सभी जगह जाते हैं, हर चीज़ में भाग लेते हैं, बहिर्मुखी रहता है, हंसमुख स्वभाव। फिर दूसरा आ जाता है वास्तविकता से संबंध होने लगता है, धीरे धीरे उसकी चीज़ें जो रहती हैं क्लियर होने लगती हैं और वास्तविकता में आ जाती हैं। फिर काम प्रवृत्ति की बिल्कुल न्यूनता आ जाती है और समलिंगी आकर्षण रहता है। जब बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र में देखना, बच्चे लड़के लड़के के साथ खेलते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ समूह बनाते हैं, उन्हीं के साथ अपने वार्तालाप शेयर करते हैं, और यही सब चीज़ें हमें प्रौढ़ अवस्था में पुनः देखने को मिलती हैं। इसके बाद है हमारा भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या है कि मनोविज्ञान के अनुसार अभिवृद्धि और विकास की भविष्यवाणी के संबंध में सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इसका आशय ऐसा है कि जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, जब हम किसी बच्चे को देखते हैं, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं में काफ़ी अच्छे स्कोर किए, अच्छा मार्क्स लाया, अच्छे परसेंट के साथ वह पास हुआ और बाकी ब्रिलियंट माइंडेड बच्चा है, तो हम उसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि यह भविष्य में अच्छा पद प्राप्त करेगा या अच्छा कार्य करेगा। तो ऐसे ही है विकास, हम इसका भी एक अंदाज लगा सकते हैं या इसकी एक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का प्रारंभ में शारीरिक मानसिक विकास अच्छा है तो हम उसके आगे की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला है हमारा विकास के पठार या व्यवधान। पठारों से आशय यहाँ पर व्यवधान है। यह एक प्रश्न बना हुआ था कि विकास के पठारों के सिद्धांत में पठारों से आशय है, तो पठारों से आशय है व्यवधान या बाधा। तो प्रत्येक प्राणी में विकास की प्रक्रिया किसी न किसी पठार की उपस्थिति के कारण प्रभावित होती है। अब पठार मतलब होता है यहाँ बाधा। जैसे आप विकास की प्रक्रिया में अग्रसर हैं, तो आप बचपन में या तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं चोट लग जाती है तो आपका एक हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए, तो यहाँ पर आपका जो विकास होगा पूरा विकास अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आप उस हिसाब से गतिविधि नहीं कर पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, आसपास बाहर नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, विकास अवरुद्ध हो जाएगा या बाधा से प्रभावित होगा। तो यही क्या है, बाधा का सिद्धांत। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, अधिगम स्थिरांक का आशय है अधिगम बाधा से। अधिगम मतलब होता है सीखना, और सीखने में स्थिरांक रुकावट आई है तो इसको क्या कह देंगे हम, सीखने में बाधा आ गई। अगला सिद्धांत है हमारा विकास की निश्चित दिशाबद्धता का सिद्धांत। तो विकास की निश्चित दिशाबद्धता का सिद्धांत, इससे आशा है कि विकास की प्रक्रिया एक सीधी और सरल रेखा के रूप में निरंतर एक निश्चित दिशा की ओर अग्रगामी रहती है, जबकि अभिवृत्ति छलांगे मारते हुए विभिन्न कोण बनाते हुए गमन करती है।
वे क्या कह रहे हैं कि निश्चित दिशा में, तो विकास एक निश्चित दिशा में चलता है, समान मात्रा में धीरे धीरे चलता रहता है, सरल रेखा में। यह एक प्रश्न बना हुआ है कि विकास कैसे गमन करता है, उसमें लिखा था सरल रेखा में, वक्र में, गोलाकार या परवलयाकार, तो इसका प्रश्न क्या होगा, सरल रेखा में। अब अभिवृद्धि क्या होती है, मैंने बताई थी शारीरिक वृद्धि। आप देखेंगे कि अचानक से आपका एकाएक वजन बढ़ जाए या घट भी सकता है, एकाएक आपकी लंबाई बढ़ जाए, तो ये क्या होती है, ग्राफ इसका छलांग मारता है। अगला सिद्धांत है हमारा विकास की काम प्रवृत्ति का सिद्धांत। विकास की काम प्रवृत्ति का क्या होता है, फ्राइड के अनुसार प्रत्येक प्राणी में विकास की काम प्रवृत्ति के अनुसार 4 अवस्थाएं, हम सब ने जो कि विभिन्न मनोविज्ञानों के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी, उनमें से एक यह भी है कि फ्राइड ने भी अपनी विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। इनमें से एक थी नॉर्सिज्म की अवस्था, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की अवस्था, आत्मगौरव की अवस्था और स्वप्रेम की अवस्था। ये काफ़ी प्रमुख अवस्थाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा नॉर्सिज्म की अवस्था। इसे क्या कहते हैं, पूर्व शैशव काल या पूर्व शैशव अवस्था को ही नॉर्सिज्म की अवस्था कहते हैं। इसे अपन आत्ममुग्धता की भी अवस्था कह देते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, पितृभाव ग्रंथि। इन नामों को याद रखना, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पितृभाव और ऑट्रीपस कॉम्प्लेक्स इडीपस या मातृभाव ग्रंथि। इसको मतलब इनको कौन सी अवस्था, उत्तर शैशव अवस्था। पूर्व शैशव अवस्था हमारी होती है नॉर्सिज्म की अवस्था, ठीक है। इनसे प्रश्न ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि नॉर्सिज्म की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, 4 ऑप्शन दे देंगे, उत्तर शैशव अवस्था, पूर्व शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था। तो यदि आपको पता होगा तो आप किशोर अवस्था लगा देंगे। फिर हाँ, इसमें एक और है विषम लिंगी आकर्षण। क्या होता है भाई, उत्तर शैशव अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है। फिर हमारा है अगला आत्मगौरव की अवस्था। आत्मगौरव की अवस्था कौन सी है हमारी, बाल्यावस्था। ये प्रश्न आया हुआ है कि आत्मगौरव का काल किसे कहते हैं, तो बाल्यकाल या बाल्यावस्था। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, काम प्रवृत्ति न्यून होती है, ये मैंने आपको बताया था। रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, बच्चे अचानक से खेल में कहीं पतंग उड़ाना करेंगे, फिर धीरे धीरे से अचानक से क्रिकेट खेलना पसंद करने लगेंगे, एकाएक से कबड्डी में उनका इंटरेस्ट आ जाएगा, एकाएक से पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा। उनकी रुचियाँ परिवर्तित होती रहती हैं बाल्यावस्था में। समलिंगी समूहों का निर्माण करते हैं, मतलब लड़के लड़के के साथ खेलेंगे, लड़कियाँ लड़कियों के साथ खेलती हैं। फिर आखिरी अवस्था है हमारी स्वप्रेम की अवस्था, जिसे हम किशोर अवस्था भी कहते हैं। स्वप्रेम मतलब स्वयं से प्रेम करना। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, काम प्रवृत्ति की अधिकता रहती है, विषमलिंगी तीव्र आकर्षण रहता है, सौंदर्यबोध की प्रवृत्ति, मतलब कोई अच्छा लग रहा है, सुंदर, अपने आप को संवारना, अपने बाल संवारना। सौंदर्यबोध मतलब क्या होता है, अपने आप को देखना, संवारना, बाल आदि पर ध्यान देना, कपड़ों पर ध्यान देखना, यही तो सौंदर्यबोध की प्रवृत्ति है। और आखिरी है हमारा ललित कलाओं का विकास। ललित कला मतलब डांस, नृत्य, ये हो गया अपने कोई गाना, ये इन चीज़ों को सीखना, ये ललित कला हो गई, पेंटिंग वगैरह। आखिरी है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आई हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो इस सिद्धांत को समझने से पहले हमें समझना होगा वंशानुक्रम क्या होता है और वातावरण क्या होता है। वंशानुक्रम होता है हमारा अनुवांशिकी, नाम सुना होगा, तो वंशानुक्रम वो ये अनुवांशिकी। वंशानुक्रम होता है जो हमें, जैसे एक बच्चा होता है उसमें अपने माता पिता या दादा दादी के गुण रहते हैं, ये उसका क्या हो गया, वंशानुक्रम। और वातावरण क्या हो गया, जन्म के पश्चात जो आसपास उसकी चीज़ें रहती हैं। यदि एक बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ तो उस वातावरण के हिसाब से उसका विकास होता है, और यदि एक बच्चा भारत में या गरीबी में पैदा हुआ तो उस वातावरण के हिसाब से ये उसका वातावरण चारों ओर का आवरण रहता है, किस आवरण में वह पैदा हुआ है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण, अपितु दोनों की अंतःक्रिया है। भाई इसमें बहुत एक अलग से चैप्टर है, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, इसमें काफ़ी है। लेकिन ना तो केवल वंशानुक्रम से विकसित होता है बालक, ना वातावरण से, दोनों की क्रियाएं जरूरी है। जैसे एक बच्चा है और उसके माता पिता दादा दादी सब बहुत होशियार हैं, उसका जन्म हो गया तो भाई वंशानुक्रम से तो उसे होशियारी मिल गई, मतलब दिमाग अच्छा मिल गया, लेकिन उसका वातावरण खराब हो, वो चोर डाकू या गुंडों के साथ रहने लगे तो वह वही बन जाएगा। और इसी प्रकार से एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि भाई एक बच्चा है जो कि बिल्कुल मंदबुद्धि है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अब उसे हम कितना भी अच्छा वातावरण कलेक्टर कमिश्नरों के बीच भी रखें या पंडित ज्ञानियों के बीच भी रखें तो वह नहीं सीख पाएगा। ऐसे ही ये परिभाषा याद रखना, पार्कर की परिभाषा है, इन्होंने बताई हुई है, जो पूछी भी गई है। हम जो कुछ भी हैं उसका 9/10 मतलब 90% हम पैतृक हैं और 1/10 भाग हम अर्जित हैं। पैतृक मतलब जो है वंशानुक्रम से मिला है, और अर्जित मतलब जो हमने आसपास के वातावरण से ग्रहण किया है। ये इनके स्वयं के विचार हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, धन्यवाद।